हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास के अंदर हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वाला पार्ट डिस्कस कर रहे थे और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन में मैंने आपको बताया था कि पर मोल कितने मोल पर मोल ऑफ रिएक्टेंट कितने रिएक्ट करते हैं, दैट इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। जैसे लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था, ए में से अगर x मोल रिएक्ट कर रहे हैं, ए में से x मोल रिएक्ट कर रहे हैं तो 1 में से कितने रिएक्ट करेंगे, x बाय ए, और यही हम क्या हो जाएगा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। यानी इल्ड और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन में कोई डिफरेंस नहीं। अगर मैं आपको इल्ड देता हूं तो आपको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पता चल जाएगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बताता हूं तो इल्ड भी पता चल जाएगी। अब जैसे यहां पर कोई एक रिएक्शन हम ले सकते हैं, लेट्स से ए कन्वर्टिंग इनटू 2b, ए बी में कन्वर्ट हो रहा है, इसके ए मोल्स हमने लिए इनिशियली। एक तरीका तो है कि इसमें से अगर हम कहते हैं x मोल रिएक्ट करेंगे तो इसके कितने बचेंगे a माइनस एक्स, और इसके x से कितने बनेंगे 2x, x से कितने बनेंगे 2x। लेकिन इसी एक्सप्रेशन को अगर हमें अल्फा की टर्म में लिखना है तो वो कैसे लिखेंगे। अब एक तरीका तो ये कि यहां से x की वैल्यू आप x इक्वल्स टू क्या लिख सकते हो, a अल्फा। इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं डायरेक्टली कि a मोल्स हमने लिए थे, ब्रैकेट लगा के 1 में से कितने रिएक्ट कर रहे हैं अल्फा। अगर आप इस ब्रैकेट को ओपन करोगे तो a में से कितने रिएक्ट कर जाएंगे a अल्फा। वही बात हुई, 1 में से अल्फा तो a में से कितने रिएक्ट करेंगे a अल्फा, यानी a में से a अल्फा रिएक्ट कर रहे हैं। और यहां पर सिंस a अल्फा रिएक्ट कर रहा है, जैसे x से कितने बने 2x, तो a अल्फा से कितने बनेंगे 2a अल्फा, a अल्फा से कितने बनेंगे 2a अल्फा। तो यहां पर एक्सप्रेशन या तो हम x की टर्म में लिखें या एक्सप्रेशन हम किसकी टर्म में लिख सकते हैं, अल्फा की टर्म्स में लिख सकते हैं। ये एक तरीका है x की टर्म में लिखने का, अल्फा की टर्म में लिखने का। यहां पर आप ये बोलो a में से कितने मोल्स रिएक्ट करें x मोल, यहां पर हम ये बोल रहे हैं कि 1 में से अल्फा रिएक्ट कर रहे हैं तो इसमें से a में से कितने रिएक्ट करेंगे a अल्फा। इन शॉर्ट आप कह सकते हो यहां पर x इक्वल्स टू किसके बराबर है, a अल्फा के बराबर है। तो क्वेश्चन कभी कभी अल्फा की टर्म्स में होते हैं तो हम ये वाला फॉर्मेट यूज करेंगे, x की टर्म में है तो हम ये वाला फॉर्मेट यहां पर यूज करेंगे। यहां पर एक तो एग्जांपल में ले लेता हूं, जैसे फॉर PCl5 कन्वर्टिंग इनटू PCl3 प्लस Cl2, इसके a मोल्स हमने लिए, अल्फा की टर्म में एक्सप्रेशन लिखना है तो a 1 माइनस अल्फा, इसका कोफिशिएंट 1 है तो a अल्फा और इसका भी a अल्फा। N2O4 कन्वर्टिंग इनटू ट्वाइस NO2, इसके a मोल्स है a 1 माइनस अल्फा, तो इसका कितना हो जाएगा 2a अल्फा। a अल्फा रिएक्ट कर गया, इसके कितने बन गए 2a अल्फा। इवन हाँ यहां पर चलिए एक एग्जांपल और ले लेता हूं, ट्वाइस NH3 कन्वर्टिंग इनटू N2 प्लस 3H2। यहां पर अगर आप x की टर्म में लिख रहे हो, a मोल्स आपने लिए, पहले मैं x की टर्म में लिख रहा हूं फिर अल्फा की टर्म में भी लिखूंगा। a में से कितने रिएक्ट कर गए x, बनेंगे कितने इसके x बाई 2 और इसके कितने बनेंगे 3x बाई 2, ये x की टर्म में हुआ। यहाँ ऐसा नहीं कि यहाँ 2 है तो 2a माइनस 2x करेंगे, यहाँ 2 भी हो सकता है, यहाँ 20 भी हो सकता है, 40 भी हो सकता है, बैलेंसिंग तो आप कैसे भी कर सकते हो। बट हाँ हम ये कह रहे हैं कि a में से कितने मोल्स रिएक्ट कर रहे हैं x मोल्स, a में से x मोल रिएक्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब आप ये कहते हो नहीं a में से 2x मोल रिएक्ट करे, तो 2x बोलने की जरूरत क्या है, 2x को आप नया वेरिएबल दे दो y दे दो, तो a में से x मोल रिएक्ट कर रहे हैं, वो x ही लिखोगे यहाँ पर, यहाँ 2 3 4 5 6 कुछ भी हो, उससे कोई मतलब नहीं है। उसी तरह से अब अगर अल्फा की टर्म में लिखना है तो वही a 1 माइनस अल्फा, क्योंकि 1 में से कितने मोल्स रिएक्ट कर रहे हैं अल्फा, यहाँ ये नहीं लिखोगे 1 माइनस 2 अल्फा नहीं लिखोगे, ध्यान रखना। यहाँ कितना बनेंगे इसका a अल्फा बाई 2 और 3a अल्फा बाई 2, 3a अल्फा बाई 2। तो ये अल्फा की टर्म्स में एक्सप्रेशन लिखना हुआ कि कैसे हम अल्फा की टर्म्स में एक्सप्रेशन लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसका यूज क्या है, ठीक है, हमने अल्फा की टर्म्स में एक्सप्रेशन लिख दिया, ये मैंने आपको बता दिया। अब इसका यूज क्या है उसकी बात करते हैं। तो कोई भी जो रिएक्शन होती है, कोई भी रिएक्शन की अगर हम बात करें
लेट्स से N2O4 कन्वर्टिंग इनटू ट्वाइस NO2। एक रिएक्शन जब होती है तो हमें पता है कि टोटल मोल्स में कोई चेंज नहीं होता है, टोटल मोल्स उतने, सॉरी गलत बोला, एक रिएक्शन जब होती है तो टोटल मास में कोई चेंज नहीं होता है, जितना मास इसका कम होगा उतना ही मास इसका बढ़ेगा, तो टोटल मास जो है वो कांस्टेंट रहता है, लेकिन हाँ मोल्स कांस्टेंट नहीं रहते हैं। जैसे राइट नाउ देखा जाए इस रिएक्शन के होने पर एक मोल से कितने मोल बन रहे हैं, 2 मोल, तो नंबर ऑफ मोल्स तो बढ़ रहे हैं। बट ऐसा भी नहीं कि हर एक रिएक्शन में नंबर ऑफ मोल्स बढ़ेंगे, किसी में मोल्स बढ़ते भी हैं तो किसी में कम होते हैं। जैसे इसी रिएक्शन को मैं उल्टा करके लिख दूं और NO2 अगर N2O4 में कन्वर्ट हो रहा होगा तो नंबर ऑफ मोल्स कम हो रहे होंगे। तो एक रिएक्शन के होने पर नंबर ऑफ मोल्स बढ़ भी सकते हैं, कम भी हो सकते हैं। तो यहां पर हम बात करते हैं एम एवरेज की। एम एवरेज का फॉर्मूला जो हमने डिस्कस किया था लास्ट क्लास में, टोटल मास डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स। इसको अलग अलग तरह से हमने लिखा था N1 M1 प्लस N2 M2 डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2, मोल्स की टर्म में भी लिखा था, मास की टर्म्स में भी लिखा था। तो एक रिएक्शन अगर हो रही तो ये टोटल मास तो चेंज नहीं हो रहा, इसका और इसका मिला के टोटल मास कांस्टेंट है, लेकिन इन दोनों के टोटल मोल्स की अगर मैं बात करूं तो एक मोल कम होगा तो 2 मोल बनेंगे, तो टोटल मोल्स राइट नाउ बढ़ रहे हैं। तो ये रिएक्शन जब हो रही है तो टोटल मोल्स बढ़ रहे हैं तो एम एवरेज की वैल्यू कम होगी, एम एवरेज जो है वो कम होता जाएगा। इसको सिंपली आप ऐसे कह सकते हो, इस तरफ की स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को चेक करो, टोटल कितने 1, इस तरफ टोटल, खैर एक एक सब्सटेंस है इसलिए इधर 1 इधर 2, यहां पर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इधर 1 प्लस 1 2, इस तरह से। तो टोटल स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट यहां पर अगर ज्यादा है राइट साइड में तो यानी नंबर ऑफ मोल्स बढ़ेंगे तो एम एवरेज कम होगा। मतलब रिएक्शन देखते ही आप बता सकते हो कि किसमें एम एवरेज कम होगा, किसमें एम एवरेज बढ़ेगा। राइट नाउ ये रिएक्शन हो या ये रिएक्शन हो या ये रिएक्शन हो, इन सब में एम एवरेज की वैल्यू कम होगी। तो यहां पर ये हमारे लिए फॉर्मूला आ गया टोटल मास डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स का। ये फॉर्मूला ऑलरेडी हमें पता है, अब हमें इसको रिलेट करना है। कैसे रिलेट करें, तो इसके इनिशियली ए मोल्स है जिसमें से अगर अल्फा रिएक्ट करके, अल्फा से हम इसको रिलेट करें तो ये कितना हो गया 2a अल्फा। अब टोटल मास अगर हमें निकालना है, एक तो तरीका ये कि इसका मास प्लस इसका मास यहां कर दो, इसका और इसका मास, लेकिन थोड़ा चलिए मैं अभी ऐसे ही करता हूं, इन दोनों का मास a 1 माइनस अल्फा, इसका मॉलिक्यूलर मास आता है 92 2a अल्फा और इसका मॉलिक्यूलर मास आता है 46 डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स, इन दोनों का सम, तो a 1 माइनस अल्फा प्लस 2 अल्फा। इसको अगर हम ओपन करें इस पर्टिकुलर पार्ट को, a तो बाहर आ जाएगा 92 माइनस 92 अल्फा, a मैंने बाहर ले लिया तो 46 इंटू 2 92 अल्फा डिवाइडेड बाय a 1 प्लस अल्फा। ये वाली टर्म क्या हो गई, कैंसिल आउट, और ऊपर केवल क्या रह गया 92a। 92a टोटल मास कितना आया, a मल्टीप्लाइड बाय 92, जो कि आना ही चाहिए। क्यों आना चाहिए, क्योंकि अगर आपने इसके a मोल्स लिए हैं तो इसके a मोल्स का मास कितना होगा, a मल्टीप्लाइड बाय 92। अब रिएक्शन हो रही है तब भी टोटल मास तो चेंज नहीं होगा, टोटल मास तो वही रहेगा 92 इंटू a। जितना इसका कम होगा उतना इसका बढ़ जाएगा, तो ये इतना लिखने की जरूरत ही नहीं है, हम डायरेक्टली ये यहां पर लिख सकते थे a इंटू 92, क्योंकि वो टोटल मास चेंज नहीं होगा। तो m एवरेज इक्वल्स टू a मल्टीप्लाइड बाय 92 डिवाइडेड बाय a 1 प्लस अल्फा। इनफैक्ट यहां पर हम नोटिस करें तो ये a वाली टर्म भी क्या हो गई, कैंसिल आउट हो गई। तो यहां पर जब आप एम एवरेज का एक्सप्रेशन लिख रहे हो, एम एवरेज का एक्सप्रेशन, तो a की कोई टर्म नहीं रह गई, यहां पर केवल अल्फा की टर्म है। यानी अगर आपको एम एवरेज पता है तो अल्फा निकाल सकते हो, और अल्फा पता है तो हम यहां से एम एवरेज फाइंड आउट कर सकते हैं। हाँ, लेकिन ये फॉर्मूला इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए आया है, ये पर्टिकुलर N2O4 कन्वर्टिंग इनटू ट्वाइस NO2। अगर हम एक जनरल इक्वेशन यूज करें A कन्वर्टिंग इनटू NB, इसके लिए क्या फॉर्मूला होगा, तो इसके A मोल्स लिए जिसमें से अल्फा रिएक्ट कर गए, A N अल्फा, M एवरेज इसके A मोल्स मल्टीप्लाइड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ A, मॉलिक्यूलर मास ऑफ A डिवाइडेड बाय A 1 माइनस अल्फा प्लस
1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा, टोटल मोल्स ए से ए कैंसिल आउट, तो क्या बचेगा, मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए 1 प्लस एन माइनस 1 अल्फा। एम एवरेज अल्फा, एम ए क्या है, ए का मॉलिक्यूलर मास, जैसे यहां पर मॉलिक्यूलर मास किसका आ जाएगा, N2O4 का, और कोई रिएक्शन है तो उसका मॉलिक्यूलर मास। अब अगर मुझे एन अल्फा एम ए पता है तो हम एम एवरेज निकाल सकते हैं। यहाँ पर एन क्या है, प्रोडक्ट्स का स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, यहाँ पर एक ही प्रोडक्ट है तो एन लिख दिया। अगर ऐसा कुछ हो कि एक से ज्यादा प्रोडक्ट हो, लेट से N1B प्लस N2C, तो उस केस में फिर ये जो n होगा यहाँ पर वो n1 प्लस n2 के बराबर होगा, यानी फिर उस फॉर्मूले में यहाँ पर n की जगह हम क्या पुट करेंगे, n1 प्लस n2। या फिर किसी रिएक्शन में ऐसा भी हो सकता है कि n1a कन्वर्टिंग इनटू n2b, इसका कोफिशिएंट n1 इसका n2, तो आप इसको पहले ऐसे रीअरेंज कर लो, n2 अपॉन n1a। अब आपका n क्या हो जाएगा, यहाँ पर n2 अपॉन n1 हो जाएगा, यानी अब इस n की जगह हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, n2 अपॉन n1 लिखेंगे। हाँ, ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा की हम बात तभी करते हैं जब एक ही रिएक्टेंट हो, दो रिएक्टेंट नहीं होने चाहिए, इसलिए यहाँ पर हम हमेशा एक ही रिएक्टेंट वाला केस ही लेंगे। प्रोडक्ट एक से ज्यादा हो सकते हैं लेकिन रिएक्टेंट एक ही होगा, एक से ज्यादा नहीं हो सकते। तो यहाँ पर बेसिकली अल्फा या एम एवरेज को हमने रिलेट किया है। अगर मुझे अल्फा पता तो एम एवरेज, या एम एवरेज पता तो मैं अल्फा फाइंड आउट कर सकता हूं। चलिए एक क्वेश्चन हम करते हैं, फाइंड एम एवरेज ऑफ मिक्सचर if 50% ammonia decomposes into N2 and H2। अमोनिया डिकम्पोज हो रही किसमें, N2 और H2 में। रिएक्शन को मैंने बैलेंस नहीं किया है, रिएक्शन को आपको बैलेंस करना है, जैसे भी बैलेंसिंग करो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस ये याद रखना अमोनिया डिकम्पोज हो रही है 50%, मतलब एक तरह से अल्फा कितना हो गया 0.5। आपको इसका क्या निकालना है, एम एवरेज। चलिए 1 मिनट का टाइम देता हूं, आंसर निकालिए देखिए। बैलेंसिंग तो ज़्यादा अच्छा है, इसका कोफिशिएंट हम 1 रखें, नहीं तो अगर 2 रखेंगे तो फिर से इसको शिफ्ट करना होगा, तो इसका कोफिशिएंट 1 है तो इसका 1/2 और इसका 3/2, यानी n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सिंस यहाँ 1 है तो n की वैल्यू हाफ प्लस 3/2, यानी n की वैल्यू कितनी होगी 2। ठीक है, एम एवरेज निकालना है, इसका मॉलिक्यूलर मास Ma 17 डिवाइडेड बाय अल्फा की टर्म्स में एक्सप्रेशन क्या था 1 प्लस n माइनस 1
अल्फा, तो 17 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2 माइनस 1 अल्फा, यानी 17 डिवाइडेड बाय 1 प्लस अल्फा, अल्फा की वैल्यू कितनी है 0.5, तो 17 डिवाइडेड बाय 1.5 यानी 34 डिवाइडेड बाय 3। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं, अल्फा पता तो एम एवरेज या एम एवरेज पता है तो हम यहां से अल्फा फाइंड आउट कर सकते हैं और कुछ नहीं करना, हर जगह यही करना, पहले एक्सप्रेशन लिखना है, ये दो वेरिएबल है, एन की वैल्यू पुट कर दो, अल्फा एम एवरेज में से कोई एक पता है तो हम दूसरा फाइंड आउट कर सकते हैं, दैट्स इट। एक क्वेश्चन और लिख लेते हैं, फाइंड अल्फा ऑफ N2O4 if mixture average molecular mass of mixture of N2O4 and NO2 was found to be 55.2। फिर से क्या करना होगा, N2O4 कन्वर्टिंग इनटू ट्वाइस NO2, इसके आप चाहो तो एक्सप्रेशन में लिख सकते हो 1 माइनस अल्फा, ए नहीं माने मैंने, 2 अल्फा एम एवरेज इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर मास ऑफ N2O4 डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स, 1 प्लस अल्फा आ जाएगा, 1 प्लस इन दोनों के मोल्स का सम अल्फा, 92 डिवाइडेड बाय 1 प्लस अल्फा, तो और एम एवरेज की वैल्यू 55.2, 55.2, 9.2 से अगर आप डिवाइड करोगे तो 9.2 से ये 6 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा और ये 10 टाइम्स, 9.2 से डिवाइड किया तो 1 प्लस अल्फा इक्वल्स टू 10/6, तो अल्फा इक्वल्स टू 4/6, सही करो, हाँ 6/6, तो अल्फा की वैल्यू 2। ठीक है, तो ये अल्फा और एम एवरेज है, इसी के अंदर हो सकता है डायरेक्ट आपको एम एवरेज ना दे रखा हो, डेंसिटी दे रखी हो, तो अगर एक और फॉर्मूला जो हम पहले भी लिख चुके हैं, पी एम इक्वल्स टू डी आर टी, अगर ये किसी मिक्सचर की डेंसिटी तो ये एम भी किसी मिक्सचर का होगा, मिक्सचर का एम का मतलब ही एम एवरेज होता है, तो एम मिक्सचर बोलो या एम एवरेज बोलो कोई डिफरेंस नहीं है। तो अगर हमें किसी मिक्सचर की डेंसिटी बताए गैसेस मिक्सचर की, तो पी एम इक्वल्स टू डी आर टी से हम उसका एम एवरेज निकाल सकते हैं और एम एवरेज से हम उसका अल्फा फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहां से अगर एम एवरेज पता है तो हम डेंसिटी पता कर सकते हैं, डेंसिटी पता है तो हम एम एवरेज किसी मिक्सचर का फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं। नेक्स्ट पार्ट पर आने से पहले एक टर्म मैं आपको और यहां पर बताना चाहता हूं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। वेपर डेंसिटी एक टर्म हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन अब हम बात कर रहे हैं वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड। एक कंटेनर है, बिल्कुल खाली कंटेनर था, इसके अंदर से जितनी भी एयर थी वो एयर हमने बाहर निकाल ली,
कह सकते हो यहाँ पर वैक्यूम है, अगर वैक्यूम है तो इस कंटेनर की वॉल पर कोई भी प्रेशर नहीं लगेगा। सही बात है, इस कंटेनर की वॉल पर कोई प्रेशर नहीं लग रहा है। यहाँ पर इवन यू सोचिए हमने प्रेशर मेजर करने वाला एक इंस्ट्रूमेंट लगा दिया, प्रेशर मेजर करने वाला एक इंस्ट्रूमेंट लगा के देखा कि यहाँ पर कोई प्रेशर एग्जर्ट नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि यहाँ पर हमने क्या क्रिएट कर दिया? वैक्यूम। तो यहां से प्रेशर मेजर किया कि क्या इस वॉल पर प्रेशर क्या होता है। जब मॉलिक्यूल्स वॉल पर टकराते हैं तो प्रेशर लगता है। एयर का प्रेशर क्यों लगता है? क्योंकि एयर के मॉलिक्यूल्स यहाँ पे भी टकरा रहे हैं, इस वॉल पे टकरा रहे हैं, तो इन सब पर प्रेशर लग रहा है। और कहते हैं कितना प्रेशर लग रहा है? 1 एटमॉस्फेयर का। लेकिन यहाँ पर भी 1 एटमॉस्फेयर का प्रेशर लग रहा होगा, यहाँ पर भी 1 एटमॉस्फेयर, इधर भी 1 एटमॉस्फेयर, नीचे की तरफ भी 1 एटमॉस्फेयर। एयर का प्रेशर सभी तरफ इक्वल लगता है। नाउ अब हमने क्या किया, यहाँ कोई प्रेशर नहीं था। अब हमने क्या किया, इस कंटेनर के अंदर पानी भर दिया, लिक्विड वाटर भर दिया। हमने लिक्विड वाटर भरा, कोई वेपर्स नहीं भरी, गैस नहीं भरी। तो हमने यहाँ पर पानी भरा और पानी भरने के थोड़ी देर बाद हमने देखा, हमने वापस से यहाँ पर इस वॉल पर प्रेशर मेजर किया कि इस वॉल पर क्या कोई प्रेशर लग रहा है। तो हम नोटिस करते हैं कि इस वॉल पर प्रेशर एग्जर्ट हो रहा है, यानी इस वॉल पर मॉलिक्यूल्स टकरा रहे हैं। जबकि हम कह सकते हैं हमने तो यहाँ वैक्यूम कर दिया था और हमने पानी डाला, लेकिन पानी तो यहाँ पर है। तो यहाँ पर मॉलिक्यूल्स टकरा रहे हैं, यानी इस वॉल पर प्रेशर लग रहा है। तो क्वेश्चन ये आता है कि ये प्रेशर कौन एग्जर्ट कर रहा है, ये प्रेशर कहाँ से हुआ? क्योंकि यहाँ पर तो कोई भी एयर नहीं है, हमने वैक्यूम क्रिएट कर दिया था और कोई एयर यहाँ पर नहीं थी। तो फिर अब यहाँ पर प्रेशर कौन लगा रहा है? तो आंसर इज वाटर। लेकिन कैसे? तो होता क्या है, ये लिक्विड वाटर जो आपने यहाँ पर डाला है, ये लिक्विड वाटर के अंदर भी मॉलिक्यूल्स कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं और आपस में कोलाइड करते हैं। जब ये एक दूसरे के साथ कोलाइड करते हैं तो कोलिजन के कारण किसी की काइनेटिक एनर्जी जो है थोड़ी बढ़ जाती है, किसी की काइनेटिक एनर्जी कम हो जाती है। तो कुछ मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी इतनी बढ़ जाती है कि वो लिक्विड से किस में आ जाते हैं? वेपर फेज में। इसे हम क्या कहते हैं? इवेपोरेशन। इसे कहा जाता है इवेपोरेशन। लिक्विड से वो किस में चले जाते हैं? वेपर फेज में। अब ये मॉलिक्यूल वेपर फेज में जाते हैं, वहां पर भी मूव करते रहते हैं, वापस वहां से मूव करते हुए वो लिक्विड की सरफेस से वापस टकराते भी है और टकरा के पानी पर ही रुक जाते हैं। तो जब वो वापस से पानी के अंदर आते हैं तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? कंडेंसेशन। कंडेंसेशन यानी यहां पर मॉलिक्यूल्स लिक्विड से वेपर में भी जाते हैं, वेपर में भी जाते हैं, उस प्रोसेस को कहा जाता है इवेपोरेशन। और वेपर से वापस लिक्विड में भी आते हैं, इस प्रोसेस को हम कहते हैं कंडेंसेशन। लेकिन इनिशियली मेनली क्या होता है? इवेपोरेशन, क्योंकि वेपर के अंदर तो मॉलिक्यूल्स बहुत कम है, तो मेनली इवेपोरेशन होता है, कंडेंसेशन बहुत कम होता है। लेकिन जैसे जैसे यहाँ पर वेपर के अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ने लगते हैं तो जो रेट ऑफ कंडेंसेशन है वो भी बढ़ने लगती है, रेट ऑफ कंडेंसेशन भी बढ़ने लगती है। यहां पर अब इस चीज को मैं थोड़ा आपको ग्राफिकली बता रहा हूं। यहां पर दो वर्ड हम यूज कर रहे हैं, रेट वर्सेस टाइम। रेट किसकी? तो दो रेट की हम बात करेंगे, रेट ऑफ इवेपोरेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन। मतलब क्या? रेट ऑफ इवेपोरेशन का कि पर सेकंड कितने मॉलिक्यूल्स वेपराइज हो रहे हैं, उसे हम कहेंगे रेट ऑफ इवेपोरेशन। और रेट ऑफ कंडेंसेशन क्या है? कि पर सेकंड कितने मॉलिक्यूल्स कंडेंस हो रहे हैं, दैट इज रेट ऑफ कंडेंसेशन। लेकिन मैं आपको बता दूं, देखा गया है कि जनरली ये लिक्विड जो है, हम कह तो रहे हैं कि ये वेपराइज होता है, लेकिन लिक्विड की अमाउंट जो वेपराइज होती है वो बहुत ही कम होती है। ऐसे तो आपको पता ही नहीं चलेगा, इतनी कम अमाउंट वेपराइज होती है। नॉर्मली आप देखोगे तो लगेगा नहीं हो रहा है, जैसे हम नॉर्मली किसी बॉटल के अंदर पानी को विजुअलाइज करते हो तो लगता है कि लेवल वही है, क्योंकि क्वांटिटी बहुत कम वेपराइज होती है। तो इसीलिए जो ये जो रेट ऑफ इवेपोरेशन है, रेट ऑफ इवेपोरेशन, इसमें कोई चेंज नहीं आता है, क्योंकि यहाँ लिक्विड की क्वांटिटी में कोई मेजर चेंज नहीं हो रहा है। इसीलिए हाँ, अगर यहाँ पर लिक्विड की क्वांटिटी में अगर मेजर चेंज होगा तो ये रेट ऑफ इवेपोरेशन भी चेंज होगी। क्वांटिटी कम होगी तो रेट ऑफ इवेपोरेशन भी कम होगी। लेकिन क्वांटिटी अभी हम मान रहे हैं कि बहुत कम लिक्विड ही वेपराइज हो रहा है, तो क्वांटिटी कांस्टेंट है, तो रेट ऑफ इवेपोरेशन भी कांस्टेंट है। और जनरली आपको ऐसे ही सोचना है। हाँ, लेकिन रेट ऑफ कंडेंसेशन की बात करें तो ये पहले तो जीरो थी, क्योंकि वेपर के अंदर कोई मॉलिक्यूल ही नहीं था। लेकिन जैसे जैसे इवेपोरेशन होगा, मॉलिक्यूल्स यहाँ बढ़ेंगे, तो रेट ऑफ कंडेंसेशन जो है वो बढ़ेगी। ये रेट ऑफ इवेपोरेशन और ये रेट ऑफ
कंडेंसेशन, एक टाइम आएगा जब ये रेट ऑफ इवेपोरेशन किसके बराबर हो जाएगी, रेट ऑफ कंडेंसेशन के बराबर हो जाएगी, और उस स्टेट को हम क्या कहेंगे, जब रेट ऑफ इवेपोरेशन रेट ऑफ कंडेंसेशन के बराबर आ जाती है तो उस स्टेट को कहा जाता है स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, इसे हम कहते हैं स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। और जब सिस्टम इक्विलिब्रियम की स्टेट में आ जाएगा, यानी जितने मॉलिक्यूल इवोपोरेट हो रहे हैं उतने ही वापस कंडेंस हो रहे हैं, यानी ओवरऑल अगर आप देखोगे तो ऐसा कोई चेंज नहीं हो रहा है, और आपको दिखेंगे भी नहीं, आपको ऐसा नहीं कि दिखेंगे कि देखो सर ये कंडेंस हो रहा है, ये बहुत माइनर, आप माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाके देखोगे तो आपको दिखेगा, ओवरऑल आपको दिखेगा कि हाँ अब कोई चेंज यहाँ पर नहीं हो रहा है, उस स्टेट को हम कहते हैं स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। और जब इक्विलिब्रियम आ जाएगा तो अब आप कह सकते हो जितने इवेपोरेट हो रहे हैं उतने ही कंडेंस हो रहे हैं, तो यहाँ पर वेपर्स के अंदर मॉलिक्यूल्स कांस्टेंट हो गए, तो इनके कारण जो प्रेशर लग रहा है वो भी कांस्टेंट हो जाएगा, वो अब चेंज नहीं होगा। दैट कांस्टेंट प्रेशर इज कॉल्ड वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड। इस प्रेशर को हम कहते हैं वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड। यानी इसकी डेफिनेशन भी है, वो भी आप लिख लीजिए, डेफिनेशन में लिखवा रहा हूं, प्रेशर exerted by the vapors, exerted by the vapors in equilibrium with its liquid form, in equilibrium with its liquid form। तो उस प्रेशर को हम कहते हैं वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड। तो कोई भी अगर कंटेनर है जिसके अंदर आप कोई लिक्विड रखते हो, कोई सा भी लिक्विड हो सकता है, अगर लिक्विड है तो ये वेपराइज होगा, वेपराइज होने के बाद यहाँ पर वेपर्स होगी और इन वेपर्स का कुछ ना कुछ प्रेशर होगा, दैट प्रेशर इज कॉल्ड वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड। और इन केस ऑफ वाटर, इन केस ऑफ वाटर इस वेपर प्रेशर को हम और क्या बोलते हैं, एक्वस टेंशन, इसका एक और नाम भी है एक्वस टेंशन। इन केस ऑफ वाटर इस वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड को ही हम क्या बोलते हैं, एक्वस टेंशन। और वैसे मैं आपको बता दूं, ऐसा नहीं लिक्विड ही वेपराइज होते हैं, सॉलिड भी वेपराइज होते हैं, सॉलिड का भी वेपर प्रेशर होता है, लेकिन वो बहुत कम होता है जिसे हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। लेकिन कुछ सॉलिड्स हैं जिनका वेपर प्रेशर हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, जैसे नेफ्थलीन बॉल्स, उनका वेपर प्रेशर अच्छा खासा होता है, उसे आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, इसीलिए नेफ्थलीन बॉल आप ओपनली रखो तो धीरे धीरे वो पूरी इवोपोरेट हो जाती है, राइट। तो सॉलिड्स का भी वेपर प्रेशर होता है लेकिन वो बहुत कम होता है जिसे हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, बट लिक्विड का होगा। तो किसी भी कंटेनर के अंदर कोई लिक्विड है तो वो वेपराइज होगा और उसका फाइनली एक प्रेशर यहां पर आ जाएगा। नाउ एक फैक्ट अब मैं यहां पर लिखवा रहा हूं जो आपको याद रखना है, वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड depends only on temperature। Vapor pressure of a liquid depends only on temperature। मतलब ये हुआ कि कंटेनर की साइज कितनी भी बड़ी हो, कंटेनर बड़ा हो या छोटा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, वेपर प्रेशर वही रहेगा। जैसे जस्ट एक एग्जांपल ले रहा हूँ, 300 केल्विन पर वेपर प्रेशर ऑफ H2O,
लेट्स से मैं रेंडमली कुछ ले रहा हूँ 40 mm ऑफ Hg, ये कुछ इतना है, कोई एग्जैक्ट डेटा नहीं है, जस्ट डेटा मैंने लिया। अब आप कंटेनर में चाहे 1 लीटर पानी डालो या कंटेनर के अंदर 2 लीटर पानी डालो, वेपर प्रेशर यहाँ पर भी 40 mm होगा, यहाँ पर भी 40 mm ही होगा। क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करेगा, सरफेस एरिया पर डिपेंड नहीं करेगा, केवल किस पर डिपेंड कर रहा है, 300 केल्विन। दोनों का टेम्परेचर अगर सेम है 300 केल्विन, वेपर प्रेशर सेम होगा, क्वांटिटी से फर्क नहीं पड़ेगा, कंटेनर का साइज बड़ा हो या छोटा हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इट डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर, टेम्परेचर पर ही डिपेंड करेगा। हाँ, इसी के अंदर मैं 1-2 लाइन्स और ऐड कर देता हूं। लेट्स से ये एक कंटेनर है जिसमें आपने पानी डाल दिया, प्रेशर है राइट नाउ 40 mm, इसका वॉल्यूम है V, वॉल्यूम जो है वो है V, और अब मैंने क्या किया, इसके वॉल्यूम को डबल कर दिया। जैसे ही आप, पानी तो उतना ही रहेगा, कंटेनर की साइज आपने बढ़ा दी, कंटेनर बड़ा कर दिया, पानी तो अभी भी उतना ही, लेकिन जैसे ही आपने कंटेनर का वॉल्यूम डबल किया है, ये वेपर्स एक्सपेंड कर जाएगी तो प्रेशर यहाँ कम हो जाएगा। यानी अब यहाँ पर वॉल्यूम बढ़ाते ही प्रेशर 40 mm तो नहीं होगा, 40 mm से कम हो गया। अब क्या होगा, क्या वो कम ही रहेगा? लेट से हमने वॉल्यूम डबल कर दिया तो प्रेशर 40 mm का कितना हो गया, 20 mm, क्या वो 20 mm ही रहेगा? नहीं, 20 mm नहीं, ये पानी जो है, ये 300 केल्विन की मैं बात कर रहा हूं, ये पानी फर्दर इवोपोरेट होगा। इवोपोरेट कब तक होगा, जब तक प्रेशर वापस यहां पर 40 mm नहीं हो जाता। यानी अगर आप इस तरह से और इस तरह से वॉल्यूम बढ़ाओगे तो इवोपोरेशन होगा, लेकिन कब तक, जब तक प्रेशर 40 mm नहीं हो जाता। किसके बराबर, उसके वेपर प्रेशर के बराबर हो जाना चाहिए। कब तक इवोपोरेशन होगा, फिर से प्रेशर कितना हो गया 40 mm, और लेट से यही आपने वॉल्यूम आधा कर दिया, जैसे यहाँ V था, यहाँ मैंने V/2 कर दिया, आधा कर दिया, पानी तो अभी भी उतना ही। तो क्या, जैसे ही आपने वॉल्यूम आधा किया, प्रेशर सडनली 40 का 80 हो जाएगा, प्रेशर बढ़ जाएगा, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, कंडेंसेशन, यहाँ पर होगा कंडेंसेशन। कब तक, जब तक फिर से प्रेशर 40 mm ऑफ, ये सब 40 mm ऑफ क्या है, मरकरी, जब तक 40 mm ऑफ मरकरी नहीं हो जाता है। यानी कुल मिला के इसे आप यूं कह सकते हो कि अगर किसी भी लिक्विड का प्रेशर, किसी भी लिक्विड के कारण जो लिक्विड की वेपर्स के कारण जो प्रेशर लग रहा है, वो फाइनली किसके बराबर होगा, उसके वेपर प्रेशर के बराबर। अगर किसी सिचुएशन पर प्रेशर उसके वेपर प्रेशर से ज्यादा हो गया तो वेपर्स कंडेंस हो जाएगी और प्रेशर फिर किसके बराबर आ जाएगा, वेपर प्रेशर के बराबर। और किसी तरह से आपने कुछ ऐसा किया जिससे प्रेशर उसके वेपर प्रेशर से कम हो गया तो वो लिक्विड और इवोपोरेट होगा ताकि फिर से प्रेशर किसके बराबर आ जाए, उसके वेपर प्रेशर के बराबर। तो ये एक हमेशा फाइनली प्रेशर किसके बराबर रहेगा, उसके वेपर प्रेशर के बराबर रहेगा। हाँ, ये केवल टेम्परेचर पर ही क्यों डिपेंड करता है, इसका एक्सप्लेनेशन आगे आएगा जब हम केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे, तब वहां पर मैं इसको जस्टिफाई करूंगा। अभी तो ये ऐसा फैक्ट है जो आपको याद रखना है कि वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर। अब क्या यूज है इसका वो देखते हैं, बट ये जो एग्जांपल्स मैंने यहां पर लिए वो याद रखना कि कंटेनर की साइज बदलने पर वेपर प्रेशर में कोई चेंज नहीं होता है। ठीक है, अब एक्सपेरिमेंटल मेथड टू डिटरमाइन मॉलिक्यूलर मास। किसी भी सब्सटेंस का मॉलिक्यूलर मास हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, कैसे डिटरमाइन किया जाता है? तो देखिए, इसके बहुत सारे तरीके हैं, कोई एक तरीका नहीं है, बहुत सारे तरीके हैं। अलग अलग सब्सटेंस के लिए अलग अलग मेथड यूज किए जाते हैं। तो यहाँ पर हम कुछ पर्टिकुलर मेथड डिस्कस कर रहे हैं जिसमें मोल कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व होता है, जो हमने पढ़ा है वो इन्वॉल्व होता है। तो हम केवल उन्हीं मेथड्स की बात कर रहे हैं जिन पर ये जो कॉन्सेप्ट, जो हमारा डिस्कशन है, वो यूज हम कर सकें। तो इसके अंदर एक आता है विक्टर मेयर मेथड, विक्टर मेयर्स मेथड।
क्या है ये विक्टर मेयर मेथड, वो देखते हैं। तो बड़ा सिंपल सा है। इसके अंदर क्या किया जाता है, एक सब्सटेंस W ग्राम, आप कोई वोलेटाइल सब्सटेंस लेते हो, वोलेटाइल सब्सटेंस जिसको हम हीटअप करते हैं तो वो वेपराइज हो जाता है, उसे हम कहते हैं वोलेटाइल सब्सटेंस। इसको हम यहाँ पर हीटअप करेंगे, हीटअप करने पर ये यहाँ से इवोपरेट हो जाता है, इवोपरेट हो जाता है, और इवोपरेट होने पर हम इसे एक किसी लिक्विड के ऊपर कलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ से वेपर्स जाएगी, वेपर्स यहाँ जाएगी, और यहाँ पर हमने इन वेपर्स को कलेक्ट कर लिया। कितने ग्राम सब्सटेंस था, W ग्राम सब्सटेंस था, उसको हीटअप किया। हीटअप करके हम ये इंश्योर करेंगे कि जितना भी सब्सटेंस है ये पूरा यहाँ से इवोपरेट हो जाए। तो अल्टीमेटली आप कह सकते हो कि यहाँ पर जो वेपर्स आपको मिलेगी वो कितने ग्राम मिलेगी, W ग्राम। वेपर्स कितनी मिलेगी आपको, W ग्राम वेपर्स मिलेगी। वो वेपर्स यहाँ पर इकट्ठी हो गई। हमें यहाँ पर क्या करना है, हमें मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट करना है। तो फॉर्मूला क्या होता है हमारा, PV इक्वल्स टू nRT, PV इक्वल्स टू W बाई mRT। m जहाँ पर क्या उसका मॉलिक्यूलर मास, W ग्राम सब्सटेंस था जिसको हमने वेपराइज किया, तो यहाँ पर वेपर का मास भी वही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। तो ये मास ऑफ वेपर कह सकते हो, W वेपर का जो यहाँ मास है। इस पूरे अरेंजमेंट का, इस सिस्टम का टेम्परेचर क्या है वो पुट करना होगा, R की वैल्यू पता है, ये वॉल्यूम हमें यहाँ से फाइंड आउट करना होगा कि ये वेपर कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रही है, और फिर प्रेशर कितना है। यहाँ एक पॉइंट आएगा, ये जो प्रेशर है यहाँ पर अब केसेस कौन कौन सी है। एक तो ये जो सब्सटेंस था W ग्राम, जो भी सब्सटेंस था जिसको आपने हीटअप किया और वो यहाँ तक गया, ये W जो भी सब्सटेंस था वो यहाँ पर प्रेजेंट है, प्लस यहाँ पर ये पानी या जो भी लिक्विड है वो भी वेपराइज होगा। तो यहाँ पर वेपर्स दो सब्सटेंस की होगी, एक तो इस सब्सटेंस जो आपने यहाँ लिया है, और एक ये पानी अगर है तो इस पानी की भी वेपर्स होगी। तो यहाँ पर ये जो प्रेशर होगा ये इन दोनों का टोटल प्रेशर होगा, जबकि हमें यहाँ पर प्रेशर केवल किसका यूज करना है, सब्सटेंस का। यहाँ पर मैं सब्सटेंस लिख रहा हूँ, ये मास भी किसका आएगा, सब्सटेंस का, ये मॉलिक्यूलर मास भी किसका आएगा, सब्सटेंस का। लेकिन ये जो प्रेशर यहाँ लगेगा, अगर आप इस प्रेशर को मेजर करते हो तो ये टोटल प्रेशर होगा। तो ये जो टोटल प्रेशर होगा वो किस किस के कारण होगा, प्रेशर ऑफ सब्सटेंस, जो सब्सटेंस यहाँ से वेपराइज होके गया उसके कारण, प्लस वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड। तो क्वेश्चन में हमें ये टोटल प्रेशर गिवन होता है कि इट इज कलेक्टेड ओवर ए लिक्विड एंड टोटल प्रेशर वाज फाउंड टू बी, या प्रेशर फाउंड टू बी दिस वन। तो इस प्रेशर में से पहले आपको वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सब्ट्रैक्ट करना होगा, जिससे सब्सटेंस का प्रेशर आ जाएगा, वो यहाँ पुट कर देंगे, वॉल्यूम गिवन होगा, तो हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, मॉलिक्यूलर मास। कुछ नया नहीं है, एक्सपेरिमेंटल सेटअप की आपको ज़्यादा टेंशन नहीं करनी है कि सर ये कैसे करेंगे, कितना हीटअप करेंगे, कैसे वॉल्यूम मेजर करेंगे, कैसे प्रेशर मेजर करेंगे, वो हमारा पार्ट नहीं है। ये तो जस्ट मैंने बता दिया कि हाँ ऐसे करते हैं, ये वॉल्यूम हम मेजर कर लेंगे, हमें मास पता होगा, W ग्राम सब्सटेंस है, प्रेशर गिवन होगा, वो टोटल प्रेशर जो होगा जिसको हम यहाँ पर यूज, टोटल प्रेशर में से हम सब्सटेंस का प्रेशर हमें निकालना है, तो उसके लिए हमें वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड जो है वो माइनस करना होगा। ठीक है, तो वो हमें यहां पर करना है, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड। तो कुछ नहीं, ये डेटा गिवन होगा वहां पे पुट कर दीजिए। तो दिस इज ए सिंपल मेथड, विक्टर मेयर मेथड। हाँ, इसमें मैं आपको बता दूं कौन से सब्सटेंस का मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हैं, फॉर वोलेटाइल सब्सटेंस, यूज्ड फॉर वोलेटाइल सब्सटेंस। और अभी मैं आपको बताऊं, बहुत ज़्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना है किसका करेंगे किसका नहीं कर सकते हैं। लेकिन हाँ, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है, उसका मॉलिक्यूलर मास आप ऐसे फाइंड आउट नहीं कर सकते हो। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि जब हम कैल्शियम कार्बोनेट को हीटअप करते हैं तो वो वेपराइज होने से पहले ही डिकम्पोज हो जाता है। तो वोलेटाइल मतलब जैसे H2O वोलेटाइल है, क्योंकि H2O को जब हम हीटअप करते हैं तो H2O मॉलिक्यूल की फॉर्म में वेपराइज होता है, ये डिकम्पोज नहीं होता है। जबकि कैल्शियम कार्बोनेट को आप हीटअप करोगे तो CaCO3 के मॉलिक्यूल्स नहीं बनेंगे, किसके बनेंगे, CaO
प्लस CO2, यानी ये क्या हो गया, डिकम्पोज। तो इट इज यूज्ड फॉर वोलेटाइल सब्सटेंस, यानी जो वेपर में तो कन्वर्ट हो लेकिन उनका फॉर्मूला चेंज नहीं होना चाहिए, फॉर्मूला वही रहना चाहिए जो था। जैसे H2O को आप वेपराइज करो तो फॉर्मूला वही रहेगा, फॉर्मूला बदलना नहीं चाहिए। ऐसे सब्सटेंस को आप जैसे CH4 भी ले सकते हो, बहुत सारे जो भी सब्सटेंस आपको लग रहे हैं उनके लिए हम ऐसा कर सकते हैं। वेपराइज होने पर फॉर्मूला चेंज नहीं होना चाहिए। तो ये एक मेथड हुआ विच इज नोन एज विक्टर मेयर मेथड, ठीक है। देन नेक्स्ट मेथड पर आते हैं, सिल्वर सॉल्ट मेथड। Silver salt method used to determine molecular mass of organic acid, जैसे एसिटिक एसिड। ये तो अब फॉर्मूला में लिख दूंगा तो आप कह सकते हो कि इसमें क्या है सर, ये तो हम वैसे ही कर सकते हैं, बट जब फॉर्मूला तब पता, आपको पता है फॉर्मूला पता करने के लिए पहले मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट करना पड़ता है, तब आपको फॉर्मूला पता चलता है। तो हाँ, एसिटिक एसिड और भी एसिड हो गए, फॉर्मिक एसिड या H2C2O4, ऑक्जेलिक एसिड, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जिनका मॉलिक्यूलर मास हम इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे, वो यहां पर देखते हैं। तो यहां पर जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वो मैं आपको पहले बताना चाहता हूं कि क्या होता है, यहां पर कॉन्सेप्ट क्या है। कोई भी जो ये ऑर्गेनिक एसिड होते हैं, हमें पता है या तो इनके पास एक एसिडिक हाइड्रोजन होगी, या दो एसिडिक हाइड्रोजन होगी, या तीन एसिडिक हाइड्रोजन होगी। तो इसका एक जनरल फॉर्मूला मैं ऐसे लिख सकता हूं, NHA। NHA, ये H क्या है, एसिडिक हाइड्रोजन। N एसिडिक हाइड्रोजन है इसके पास, N की वैल्यू 1 2 3 4 कुछ भी हो सकती है, और जितनी एसिडिक हाइड्रोजन होती है उसे हम क्या बोलते हैं, उसकी बेसिसिटी। तो राइट नाउ आप कह सकते हो कि इस एसिड की बेसिसिटी कितनी होगी, N। HA है तो 1 होगी, H2A है तो 2 होगी, H3A है तो 3 होगी। ये एक ऑर्गेनिक एसिड है। इस ऑर्गेनिक एसिड को हम क्या करते हैं, इसकी रिएक्शन करवाते हैं AgNO3 के साथ। AgNO3 के साथ इसकी रिएक्शन करवाते हैं, और रिएक्शन होने पर क्या होता है कि ये एसिड जो है ये सिल्वर के साथ रिएक्ट करके ये बनाता है सिल्वर सॉल्ट, जिसे हम कहते हैं AgA, AgNA। अब इस पर भी +1 चार्ज है, H पे भी +1 चार्ज, तो H की जगह क्या आ गया, सिल्वर आ गया, तो AgNA। लेकिन ये जो सिल्वर सॉल्ट होता है ये सॉल्यूबल नहीं होता है, इसका क्या बन जाता है, प्रेसिपिटेट। जैसे राइट नाउ अगर मैं लिखूं तो यहाँ पर और क्या बन जाएगा, HNO3 बन जाएगा। बैलेंसिंग भी कर सकते हो, तो इसका प्रेसिपिटेट बन गया, इसे कहा जाता है सिल्वर सॉल्ट ऑफ एसिड। दिस इज नोन एज सिल्वर सॉल्ट ऑफ एसिड। और यही यहाँ पर मेन इसका आप कह सकते हो कि इम्पोर्टेंस है, मेन जो इसका बेसिक क्राइटेरिया वो यही है कि कोई भी एसिड जो कि सिल्वर सॉल्ट के साथ रिएक्ट करने पर प्रेसिपिटेट बनाता है, AgNO3 के साथ रिएक्ट करने पर प्रेसिपिटेट बनाता है, उन सभी एसिड का मॉलिक्यूलर मास आप इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हो। यानी कंडीशन क्या होगी, इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया क्या हो गया कि उस एसिड की AgNO3 के साथ रिएक्शन होने पर AgNA का प्रेसिपिटेट बनना चाहिए। ये प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा तो आप उसका मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट कर सकते हो। अब मॉलिक्यूलर मास कैसे निकलेगा, तो सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पर एसिड लिया, उसको AgNO3 के साथ रिएक्ट करवाया, प्रेसिपिटेट बना, इस प्रेसिपिटेट को फिल्टर आउट कर लिया जाता है, अलग कर लिया जाता है।
अब यूं कह दीजिए ये फिल्टर, ये प्रेसिपिटेट हमारे पास आ गया और इसका हम मास मेजर कर लेते हैं कि ये कितना प्रोड्यूस हुआ है। तो ये जो सिल्वर सॉल्ट है इसका मास हम मेजर करते हैं और मास मेजर करने के बाद हम इसे हीटअप करते हैं। मास मेजर करने के बाद हम इसे हीटअप करते हैं, तो हीटअप करने पर ये क्या बन जाता है, सिल्वर सॉलिड। हीटअप करके सिल्वर सॉलिड बन गया ये। अब इसका मास हीटअप करने से पहले हमें पता होता है कि ये कितने ग्राम है, लेट्स से W ग्राम। हीटअप करने के बाद, हीटअप करने से होता क्या है, ये जितने भी ऑर्गेनिक एसिड का जो पार्ट होता है ये सब इवोपोरेट हो जाता है, लेकिन सिल्वर इवोपोरेट नहीं होता है क्योंकि उसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है। तो सिल्वर यहाँ बच जाता है, बाकी सारा पार्ट इवोपोरेट हो जाता है। तो ये जो रेजिड्यू है यानी सिल्वर कितना बचा हुआ है वो हम फाइंड आउट कर लेते हैं। लेट्स से ये कितने ग्राम, W2 ग्राम। ये हमें एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट करना होगा कि ये सिल्वर सॉल्ट कितना बना है, ये मास, और फाइनली जो सिल्वर बचा हुआ है वो कितना है, ये हमें एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट करना होगा। तो ये हो गया W1 ग्राम, ये हो गया W2 ग्राम, ये हमें फाइंड आउट करना होगा। अब इससे कैसे हम मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट कर सकते हैं वो देखते हैं। तो AgNA, मैं वापस से उसी रिएक्शन को लिखूं, ये W1 ग्राम और ये W2 ग्राम। सीधा सीधा कह सकते हो जितने सिल्वर के मोल्स यहाँ है उतने ही सिल्वर के मोल्स यहाँ पर भी है। दोनों तरफ सिल्वर के मोल्स बराबर होंगे क्योंकि सिल्वर वेपराइज तो नहीं हो रहा है, वेपराइज तो केवल ये ए का जो भी पार्ट है वो हो रहा है। तो इस तरफ सिल्वर के कितने मोल्स है, W1 अपॉन इसका मॉलिक्यूलर मास, W1 अपॉन मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, इसका मॉलिक्यूलर मास की अगर मैं बात करूं तो 108 N टाइम्स है, सिल्वर का एटॉमिक मास 100 N प्लस मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए, ये ए का मॉलिक्यूलर मास। तो ये ओवरऑल मॉलिक्यूलर मास आ गया। तो ये किसके मोल्स आ गए, सिल्वर सॉल्ट के, लेकिन हमें सिल्वर सॉल्ट के मोल्स नहीं चाहिए, हमें तो किसके मोल्स चाहिए, सिल्वर के मोल्स चाहिए। तो अगर ये सिल्वर सॉल्ट के मोल्स इतने हैं तो सिल्वर के मोल्स के लिए कितना टाइम्स करना होगा, N टाइम्स। ये सिल्वर के मोल्स आ गए। उसी तरह से यहाँ पर सिल्वर कितना प्रोड्यूस हुआ है, W2 ग्राम, तो डिवाइडेड बाय 108, डिवाइडेड बाय 108, W2 अपॉन 108। ये सिल्वर के मोल्स यहाँ पर हमारे अकॉर्डिंग इनिशियली इतने मोल्स थे, फाइनली इतने मोल्स है, डेफिनेटली ये बराबर होने चाहिए। इक्वेट कर दो, W1 पता होगा, W2 पता होगा, आपको क्या निकालना है, मॉलिक्यूलर मास निकालना है। तो अगर ये टर्म निकालनी तो हाँ N भी पता होना चाहिए कि जो एसिड हमने लिया है उसकी बेसिसिटी कितनी है। तो वो भी क्वेश्चन में गिवन होगी कि बेसिसिटी 1 है, बेसिसिटी 2 है, बेसिसिटी 3 है, तो वो बेसिसिटी भी आपको गिवन होगी। तो W1 पता होगा, W2 पता होगा, बेसिसिटी गिवन होगी, उससे आप क्या निकाल सकते हो, मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए। लेकिन क्या यही आपका फाइनल आंसर है, नहीं, फाइनल आंसर नहीं है। ये मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ एसिड। अगर हम एसिड के मॉलिक्यूलर मास की बात करें तो एसिड क्या है, HNA, और आपने अभी किसका मॉलिक्यूलर मास निकाला, ए का। तो एसिड का मॉलिक्यूलर मास में के लिए आपको इसमें हाइड्रोजन का मास भी ऐड करना पड़ेगा। तो हाइड्रोजन के एक एटम का मास होता है 1, तो इसीलिए 1 × N प्लस मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। समझ में आई मेरी बात, कुछ भी नहीं किया, मोल कॉन्सेप्ट है। हाँ, यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर क्या होगा, ये सारी स्टोरी नहीं गिवन होगी, जैसा मैं आपको समझा रहा हूँ। क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन होगा वो मैं बताता हूँ कि कोई एक एसिड है जिसकी बेसिसिटी लेट्स से 2 है, उस एसिड का मॉलिक्यूलर मास हमें फाइंड आउट करना है। फर्दर गिवन होगा कि W1 ग्राम, जो भी W1 की वैल्यू है 10 ग्राम 20 ग्राम, W1 ग्राम सिल्वर सॉल्ट को हीटअप करने पर जो सिल्वर ऑब्टेन हुआ उसका मास इतना है। यानी सिल्वर सॉल्ट का मास गिवन होगा, W1 ग्राम सिल्वर सॉल्ट को हीटअप करने पर इतना सिल्वर ऑब्टेन हुआ, W1 गिवन है, W2 गिवन है, बेसिसिटी आपको गिवन है, तीनों डेटा आपको पता है। ये प्रोसीजर है जिसको आप यूज कर सकते हो। तो ये तरीका आपको याद रखना होगा, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, एक्सप्लेन नहीं कर सकते। ये एक स्टैंडर्ड ऑलरेडी
इंफॉर्मेशन है जो हमारे पास होनी चाहिए कि हाँ इसका प्रेसिपिटेट बनता है, जब हम इसे हीट अप करेंगे तो सिल्वर केवल रह जाएगा, बाकी सब इवोपोरेट हो जाएगा, ये हमें पता होना चाहिए। यानी ये जो भी बांस दे रखा है रेजिड्यू वो केवल सिल्वर का है, फिर आप यहाँ पर मोल बैलेंस कर सकते हो। अच्छा मैं बता दूं ये कोई जरूरी नहीं सिल्वर के लिए करे, हो सकता है एग्जामिनर कोई हाइपोथेटिकल केस ले, बट कॉन्सेप्ट जो है वो यही रहना चाहिए कि जो भी मेटल है, जनरली यहाँ पर जो मेटल हम यूज कर रहे हैं उसका क्या करेक्टरिस्टिक होना चाहिए कि उसका जो सॉल्ट है उसका प्रेसिपिटेट बने, ताकि हम उसे प्रेसिपिटेट को अलग से निकाल सके और वेट मेजर कर सकें। अगर कोई और मेटल भी इस तरह से प्रेसिपिटेट फॉर्म कर रहा है और हीटअप करने पर वो इवोपोरेट नहीं हो रहा है तो उसको भी आप यूज कर सकते हो। लेकिन खैर अभी हम केवल किसकी बात करेंगे, सिल्वर की, उसी के लिए हम इसको यूज करेंगे। तो स्टैंड बड़ा फिक्स सा है क्वेश्चन है शीट के अंदर, बहुत ज्यादा नहीं बट एक दो क्वेश्चन है जो हम करेंगे सॉल्व, तब ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि अप्रोच किस तरह से, यानी थॉट क्या हमारी होनी चाहिए। तो ये एक मेथड हुआ जो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज के लिए यहीं तक हम करते हैं, इससे आगे फिर हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। नेक्स्ट क्लास में एक छोटा सा मेथड और रह गया वो करेंगे, और फिर इवन नेक्स्ट क्लास के अंदर शीट के अंदर जो भी आपके डाउट्स हैं वो आप ग्रुप पे तो पूछ ही रहे हो, बट उसमें से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनके डाउट्स भी मैं यहाँ पर, मुझे जो लगता है जिन जिन क्वेश्चंस में आपको ज़्यादा डाउट्स आ रहे हैं उन डाउट्स को भी मैं यहाँ पर एक बार आपको एक्सप्लेन करूँगा। राइट, तो नेक्स्ट क्लास के अंदर जितनी भी शीट में जो भी अभी तक मैंने होमवर्क आपको दिया है उसमें से आपने बहुत सारे डाउट्स पूछे हैं, लेकिन उसमें से अगर कुछ क्वेश्चन और भी मुझे लग रहे हैं जो इम्पोर्टेंट है वो भी हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।